हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ बीएचयू एग्जाम स्पेशल सीरीज के तहत वीडियो दे रहा हूँ। इसमें जो डिस्कस करूँगा वो जो क्वेश्चंस हैं 2019 का पेपर उसे डिस्कस करूँगा और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आसपास क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्या क्या पूछी जा सकती हैं, उन्हें डिस्कस करूँगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक मैंने जो वीडियो पार्ट 2 डाला था उसमें ये एक्सप्रेशन हाइड्रोजन के लिए मैंने लिखे हैं। एक्सपेक्टेशन पोजीशन जो है वो a0/2 3n² माइनस l+1 होगा। ये हाइड्रोजन के लिए है सभी फॉर्मूले हाइड्रोजन एटम के लिए। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था एक्सपेक्टेशन 1/r की वैल्यू पूछी थी ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन के लिए इसी बार मीन्स 2019 में। तो 1/n² a0 फॉर्मूला हमें अप्लाई करना था n जहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब अगर हमसे एक्सपेक्टेशन r पूछता है पोजीशन का एक्सपेक्टेशन और कहता है कि 100 स्टेट में कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ पे n की वैल्यू को 1 ले लें, l की वैल्यू को 0 ले लें, ml को 0 ले लें और उसके बाद में इस पूरी वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें। a0 यहाँ पे बोल रेडियस है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। तो a0/2 और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3। ये जो वैल्यू है l+1 वो 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 3a0/2। तो काफ़ी बार उम्मीद रहती है इस क्वेश्चन को पूछे जाने की, बहुत बार आता है क्वेश्चन, तो इसे अच्छे से पढ़ लें। अगर हमसे पूछता है कि साइन 2 1 और 1 स्टेट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ml मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अगर इसमें पूछता है तो n की वैल्यू को 2 रखते हैं वहाँ पे, l की वैल्यू को 1 रख दें और ml की यहाँ पे जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि ml फॉर्मूले में आता ही नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सपेक्टेशन r² पूछ सकता है ग्राउंड स्टेट लिए कैलकुलेट करें, तो अगर हमसे पूछता है तो एक फॉर्मूला अप्लाई कर लें। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, तो जैसे n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा a0² और यहाँ से जो वैल्यू आएगी 5 + 1 होगी। जैसे हम n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो ये आंसर हमारा 3a0² हो जाएगा। तो ये 100 स्टेट के लिए है, मीन्स n = 1, l = 0, ml = 0। तो ये फॉर्मूले रिमेंबर रखें। सिमिलरली इन पे भी के क्वेश्चंस बना के सॉल्व कर लें। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। 2 एक्सपेक्टेशन t प्लस एक्सपेक्टेशन b 0 होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, याद रखें। t यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, b पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है। साथ साथ याद रखें कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हाइड्रोजन के लिए। तो ये इस तरीका की चीजें पूछी जा रही हैं, तो इनको सबको रिमेंबर रखें। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स इसको सब नोट कर लेंगे और पेपर में जाने से पहले इसको रिवाइज कर जाएंगे, क्योंकि होता है कि पेपर जो आता है सदा जो क्वेश्चन है उसके आसपास की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फॉर्मूले का डेरिवेशन कर लें, इसको डिस्क्रिप्शन में देख लें। ये जो स्टूडेंट्स खासतौर से रिजल्टों पर फोकस करें। क्या मैं देख रहा हूँ कि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर रिजल्ट्स पूछे जाते हैं, थोड़ा सा पेपर डीप होता जा रहा है बीएचयू का। जहाँ तक पेपर स्टैंडर्ड का सवाल है तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ये देख रहा हूँ जो गेट नेट और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रॉब्लम्स हैं वो पूछी जा रही हैं। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएं। अगर आपने थोड़ा सा भी लूज रखा अपनी तैयारी के लेवल को तो आपको दिक्कत आने वाली है। इसके अंदर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी जो पिछले वीडियो में बच्चों ने डिमांड की थी। पूछता है कि पाथ ऑफ पार्टिकल बताएं सिचुएटेड ऑन द रिम ऑफ ए व्हील मूविंग अलोंग द सरफेस एज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। तो क्या पूछ सकता है कि कोई पार्टिकल है जो रिम ऑफ व्हील पे है और उसके बाद में रिम ऑफ व्हील जो है मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर जो सिटिंग है अर्थ के ऊपर सिट कर रहा है, नियर द व्हील देख रहा है, उसकी मोशन क्या होगी। तो इस तरीका से मोशन आएगी इस वाले केस के अंदर मैं समझाऊंगा। इस तरीका का ये पाथ बन कर आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जब हमारा व्हील चलेगा तो व्हील जब आगे बढ़ेगा तो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा और व्हील में क्या होता है रोटेटरी मोशन भी होती है। तो रोटेटरी मोशन और जब ट्रांसलेटरी मोशन दोनों का सुपरपोजिशन होता है तो पार्टिकल इस पाथ पे चलता है और ये जो पाथ होता है ये हमारा साइक्लॉइड होता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में पूछता है मोशन कौन कौन सी है तो T+R लगाएं, T फॉर ट्रांसलेटरी, R फॉर रोटेटरी। तो इसका जो आंसर हमें मार्क करके आना था वो मार्क करके आना था साइक्लॉइड। तो 4th इसका आंसर था। एक जो क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ उसमें देखें, पूछा कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में बताएं, 4 अल्टरनेट्स दे रखे हैं कि इनमें जो हमारा इनकरेक्ट आंसर है वो कौन सा है। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के बारे में जान लें।
फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस वो होते हैं जिनमें लेटेंट हीट फाइनाइट होती है। तो एल की वैल्यू अगर फाइनाइट होती है, एल का मतलब है यहाँ पे लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट का फाइनाइट होना बताता है कि जो ट्रांजिशन है वो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। अगर लेटेंट हीट की वैल्यू 0 होती है तो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। मैं कुछ एग्जांपल भी बता देता हूँ। एल फाइनाइट के जो लेटेंट हीट फाइनाइट का केस है वो हम अगर देखें तो आइस जब हमारा वाटर में बनता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 1 ग्राम के लिए हमें 80 कैलोरी जो है अमाउंट ऑफ हीट है वो देनी पड़ती है 1 ग्राम के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि हीट देनी पड़ रही है लेटेंट हीट, जब आइस से हम वाटर पे जा रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। उसी तरीका से अगर हम वाटर को वेपर बनाना चाहते हैं तो वाटर को वेपर हम तब बना पाएंगे जब हम 1 ग्राम को 540 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट देते हैं। तो यहाँ पे जो लेटेंट हीट है उसकी वैल्यू रहती है 1 ग्राम के लिए 540 कैलोरी। तो ये आइस से वाटर बनना मीन्स सॉलिड से लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट होना और लिक्विड से वेपर बनना, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। उसके अलावा सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस जो होते हैं उनमें लेटेंट हीट 0 होती है। जैसे हमारी सुपर कंडक्टिविटी है तो वहाँ पर हमें लेटेंट हीट देनी नहीं पड़ती है। जब हम टेम्परेचर घटाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर घटता जाता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिनोमेना होता है, तो अलग से हमें हीट सप्लाई नहीं करनी पड़ती उस टेम्परेचर पर। तो नॉर्मल सब्सटेंस जब सुपर कंडक्टर बनता है या सुपर कंडक्टर नॉर्मल बनता है तो वहाँ लेटेंट हीट 0 होती है। उसके अलावा फेरोमैग्नेटिक जब पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होती है तो वो भी हमारा सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, क्योंकि वहाँ भी लेटेंट हीट 0 होती है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट काम देगा। उसके अलावा पूछा है कि इसमें आप इनकरेक्ट बताएं। तो जो हमारा गिब्स फंक्शन होता है जी, वो हम याद रखें कि जी जो रहता है उसकी वैल्यू जी रहता है h माइनस टी एस, और जब हम डी जी देते हैं h यहाँ पे जो है वो हमारा H जो कहलाता है वो एंथैल्पी कहलाती है, T टेम्परेचर और S एंट्रोपी है। तो dG जैसे हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो dH माइनस TdS माइनस SdT करते हैं। S यहाँ पे एंट्रोपी की टेम्परेचर है, तो इस फॉर्मूले को याद रखें। H जो होता है वो होता है हमारा U प्लस PV, तो DH यहाँ से कैलकुलेट कर लें। DH की जो वैल्यू होगी वो होगी DU प्लस PdV प्लस VdP, ये वैल्यू होगी। तो इसको वैल्यू पुट कर दें और डी को लिख सकते हैं हम TdS माइनस PdV, फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, प्लस PdV प्लस VdP। यहाँ से PdV को PdV से कैंसिल आउट कर दें तो DH हमारा आ जाएगा TdS प्लस VdP, वो यहाँ पे रख दें। तो TdS प्लस VdP माइनस TdS माइनस SdT, तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है इसमें देखेंगे कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स। तो dG जो हमारा यहाँ से बन के आएगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, dG की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी यहाँ से VdP माइनस SdT, क्योंकि जो ये हमारी फिनोमेना हो रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस, वो जो फिनोमेना होते हैं उसके अंदर प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। मींस जो प्रोसेस होती है वो आइसोबारिक प्रोसेस भी है और आइसोथर्मल भी प्रोसेस है। तो इसका मतलब होगा कि dG की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी और G जो होगा गिब्स फंक्शन वो हमारा कांस्टेंट होगा। तो गिब्स जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस ना होकर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। उसके अलावा वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, जब हम लेटेंट हीट देते हैं तो वॉल्यूम जो है तेजी के साथ में चेंज होता है, क्योंकि जब स्टेट परिवर्तित होती है लेटेंट हीट को रिसीव करने के बाद में, तो जो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन है वो बढ़ता है, जिससे वॉल्यूम जो इंक्रीज होता है। तो दिस इज आल्सो करेक्ट। देयर इज चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशंस, तो एंट्रोपी जो होती है वो ds बराबर dQ/T की फॉर्मूला होता है उसका। तो यहाँ पे ds बराबर dQ/T है, जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। T यहाँ पे क्योंकि जब अवस्था परिवर्तित होती है तो टेम्परेचर नहीं बदलता, लेकिन हीट हम देते हैं तो चेंज इन एंट्रोपी होता है और एंट्रोपी बढ़ती है जब हम आइस से वाटर में जाते हैं या वाटर से वेपर में जाते हैं। तो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो लास्ट वाला इसका आंसर एप्रोप्रिएट होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फंक्शन चेंज डिसकंटिन्यूअस एट फेज ट्रांजिशंस। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा, क्योंकि यहाँ जो होगा वो डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी क्योंकि dG है हमारा 0, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू जो भी हम वेरिएबल लेके चलेंगे उसके रेस्पेक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। मींस ये जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस ना होकर जो G का डिफरेंशिएशन है वो 0 आ रहा है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे dG/dt है वो भी हमारा 0 होगा और dG/dt है वो भी हमारा 0 होगा। तो ये जो हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 होने का मतलब है वो कंटिन्यूअस होंगे, ना कि डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो इसका फोर्थ आंसर एप्रोप्रिएट होगा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर गिब्स फंक्शन जो है उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। तो ये फोर्थ आंसर इस तरीका से एप्रोप्रिएट होगा। काफी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में इसमें डिस्कस कर रहा था। याद रखें कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस के
एग्जाम्पल्स ऑलवेज याद करके जाएं। ये भी याद रख के जाएं कि जब लेटेंट हीट की वैल्यू फाइनाइट होती है तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन, और जो लेटेंट हीट जब जीरो होती है तो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है। एग्जाम्पल्स याद कर लें। जो सुपर कंडक्टर से नॉर्मल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, वो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस में आता है। फेरो का पैरा में बदलना या पैरा का डाई में बदलना, ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस में आते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ एलॉय जो है वो भी सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस में आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जा रहे हैं कंपटीशंस की दुनिया में। मैं खास तौर से उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ जो पेपर में रेगुलर इंटरवल पर पूछी जा रही हैं। एक जो क्वेश्चंस मैं देखता हूँ रेगुलर इंटरवल पर जो हमसे आता है वो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो हर्मिशन ऑपरेटर्स का जैसे क्वेश्चंस पूछा गया है, तो हर्मिशन ऑपरेटर्स में याद रख लें कि जो हर्मिशन ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारी रियल आइगन वैल्यू रखते हैं। तो जितने भी पैरामीटर्स हैं जिनकी आइगन वैल्यू रियल होती हैं वो सभी हर्मिशन ऑपरेटर्स होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर T, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर V, मोमेंटम ऑपरेटर P, एनर्जी ऑपरेटर E, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H, ये सभी जो ऑपरेटर्स हैं वो उनकी रियल आइगन वैल्यू होती हैं। H जो हमारे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, Px, Py, Pz जो हमारे तीनों कंपोनेंट होंगे ये सब रियल आइगन वैल्यू रखेंगे। L के भी तीनों कंपोनेंट Lx, Ly, Lz ये सभी जो है रियल आइगन वैल्यू रखते हैं। तो जितने भी हमारे मेन ऑपरेटर्स हैं, जितनी भी हमारी मेन फिजिकल पैरामीटर्स हैं, जैसे क्या होगा कि रियल आइगन वैल्यू ही इनकी एग्जिस्ट करेगी, तो ये सभी हर्मिशन ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे 4 एल्जेब्रिक्स दे रखे हैं कि आप बताएं कि इनमें से जो हर्मिशन ऑपरेटर्स है वो कौन सा ऑपरेटर्स इनमें से हर्मिशन होगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स की वैल्यू दे रखी है -d²/dx², एक ऑपरेटर दे रखा है। एक ऑपरेटर दे रखा है d/dx, एक ऑपरेटर दे रखा है x/px, और एक ऑपरेटर दे रखा है हमारा i/d²/dx²। तो ये 4 ऑपरेटर्स दे रखे हैं कि इनमें से चेक करें कौन सा हर्मिशन है कौन सा नहीं है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हमारा रहता है p²/2m, और इसको हम लिख सकते हैं -h²/2m d²/dx², क्योंकि p जो ऑपरेटर होता है, p ऑपरेटर की वैल्यू होती है -i/d, ये होता है p ऑपरेटर। तो p²/2m लगाएंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसकी टर्म को कांस्टेंट लें तो यहाँ देखेंगे हम कि जो ये वैल्यू है वो माइनस कांस्टेंट d²/dx² है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो -d²/dx² जो है वो यहाँ पे हर्मिशन ऑपरेटर्स होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर्स के करस्पॉन्डिंग बन रहा है। तो ये इस तरीका से हम इसे चेक कर लेते हैं। एक चीज ये भी याद रखें कि हमारा दो अगर ऑपरेटर्स x और px हर्मिशन है तो जरूरी नहीं है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो हर्मिशन हो, जबकि x px जो होते हैं वो हमारे हर्मिशन नहीं होते, जबकि x पोजीशन ऑपरेटर और px ऑपरेटर दोनों हर्मिशन होते हैं। क्योंकि हमारी उसके लिए जरूरी ये है कि वो ऑपरेटर्स हर्मिशन ऑपरेटर्स होते हैं, प्रोडक्ट उनका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी करते हैं। जैसे हम सिर्फ कहा जाए कि x px -pxx की वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू जो होती है वो i/h कट होती है। तो अगर ये वैल्यू 0 होती तब ये हर्मिशन ऑपरेटर हो जाता है x px, क्योंकि x px -pxx जब 0 होगा तो उसका मतलब होगा x px = pxx, तब हम उसे x और px को कहेंगे को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को नोट करेंगे और इन सब चीज़ों को तैयार करके जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन जहाँ से आ रहे हैं उन्हीं को मैं आधार बना के बता रहा हूँ कि क्या क्या फर्दर चीज़ों को तैयार रखें। उन चीज़ों को बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये भी याद रखें कि इस तरीका का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि x जो होता है वो हर्मिशन है या नहीं है, तो आप लगाएं हर्मिशन ऑपरेटर है। py जो है वो हर्मिशन ऑपरेटर है या नहीं है, तो आप याद रखें कि py जो वो हर्मिशन ऑपरेटर है। लेकिन x py जो है ये भी हर्मिशन है, क्योंकि x py = pyx के इक्वल होता है, ये भी याद रखें। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में x px जो होता है इसकी वैल्यू कम्यूटेटिव में i/h कट होती है, x और py की जो वैल्यू है वो हमारी 0 होती है। तो ये भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये भी आगे पूछे जा सकते हैं। तो मैं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके आसपास की चीज़ें बता रहा हूँ, जिससे क्या हो कि आगे क्वेश्चंस अगर इस पैटर्न पर आपको मिले तो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि स्टूडेंट का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके इस तरीका की वीडियो देने का, और खासतौर से जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसको एडवांटेज मिलता रहे। रिलेटिविटी से क्वेश्चंस आते रहते हैं, रेगुलर क्वेश्चंस पूछा गया है। मैं 2019 का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। इसमें रिलेटिविटी में क्या कहा गया है क्वेश्चंस के अंदर
कि एक वॉल्यूम दे रखा है L नॉट क्यूब वॉल्यूम है क्यूब का, और कहा गया है कि इसको क्यूब को एक ऑब्जर्वर जो है बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट रिलेटिव टू इट, द वॉल्यूम एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए रेफरेंस फ्रॉम मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉइंट xc इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू एन एज। तो v जो होता है याद रखें वॉल्यूम, वो होता है हमारा मूविंग वॉल्यूम, v बराबर v नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। v नॉट तो हो गया, ये जब है वॉल्यूम ऑब्जर्व, जब हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो तब जो ऑब्जर्व कर रहा है, और v जब है वॉल्यूम जब मूव कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है वो मूव करता है, और जो बॉडी है जो क्यूब है वो रेस्ट पर होता है। तो v नॉट यहाँ पे रख लें, और v नॉट की वैल्यू होगी L नॉट क्यूब, क्योंकि क्यूब की साइड L नॉट क्यूब है, और यहाँ से फॉर्मूले में अप्लाई करें 1 माइनस v की वैल्यू वेलोसिटी दे रखी है 0.1c, तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 64/100, और इसको सॉल्व कर दें क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यू था 0.1c। तो इस फॉर्मूले का पुट करें, यहाँ से जो वैल्यू है L नॉट क्यूब और ये 100 माइनस ये 36/100 आ जाएगा, और इसको जो हम सॉल्व करेंगे 36/100 को तो 6/10 आ जाएगा। ये आंसर इसका अप्रोप्रिएट हो जाएगा 0.6 L नॉट क्यूब। ये याद रखें, साथ साथ ये याद रखें कि क्यूब जो होगा वो क्यूबॉइड से फील होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन होगी ऑब्जर्वर की वही लेंथ उसको कॉन्टैक्ट नजर आएगी, परपेंडिकुलर लेंथों में कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। ये भी याद रखें कि अगर स्क्वायर है, कोई ऑब्जर्वर उसी प्लेन में चलता है जिसमें स्क्वायर रखा हुआ है, तो उसको स्क्वायर की बजाय वो इलिप्स ऑब्जर्व होता है। ये भी याद रखें कि अगर कोई स्क्वायर रखा हुआ है और उसके परपेंडिकुलर मोशन होती है तो उसको स्क्वायर ही फील होगा। तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ और उसके आसपास की चीजें भी बताना चाहूंगा कि क्या क्या आपके पास आगे फर्दर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप स्मार्ट तैयारी करें, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसके आसपास की फिजिक्स करें। रिलेटिविटी पे मैं ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, सभी क्वेश्चंस, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो उन तीनों वीडियो को जरूर देख लें। रिलेटिविटी पे मेरी 3 वीडियो हैं ऑलरेडी, तो मुझे उम्मीद है कि उन वीडियो को आप देखेंगे तो आपको निश्चित तौर से फायदा होगा और आप जो है इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। साथ साथ थर्मल से क्वेश्चंस पूछा गया था कि डेल यू अपॉन डेल वी की जो वैल्यू होती है, जो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है वी वॉल्यूम में, ये एट कांस्टेंट टी पे ए अपॉन वी स्क्वायर वैल्यू होती है वान डेर वाल्स गैस के लिए। सब याद रखें, वी गैस वान डेर वाल्स गैस पे, ये मैंने कहीं पीछे वीडियो में किसी में डिस्कस किया हुआ है। और ये भी याद रखें कि जो हमारी आइडियल गैस होती है डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, उसके लिए जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये हमारी आइडियल गैस के लिए है और ये वान डेर वाल्स गैस के लिए है। तो यहाँ पे यू पूछा था कि वॉल्यूम पे कैसे निर्भर करेगा, तो डीवी को इधर ले जाए तो डेल यू की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से हो जाएगी ए अपॉन वी स्क्वायर डीवी, और फिर उसके बाद इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट करें, यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस ए अपॉन वी प्लस कॉन्स्टेंट। पूछा था कि यू वॉल्यूम पे कैसे निर्भर करेगा वान डेर वाल्स गैस के लिए, तो हम देख रहे हैं कि यू जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी होगा, मीन्स वॉल्यूम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका जो आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि बी आंसर्स में क्या दे रखा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी वान डेर वाल्स गैस की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम वी के। साथ साथ याद रखें कि जो पीसी वीसी टीसी की वैल्यू होती है वो होती है, पीसी की वैल्यू ए अपॉन 27 वी स्क्वायर होती है, वीसी जो होता है हमारा 3v होता है, टीसी जो होता है उसकी वैल्यू होती है 8a अपॉन 27 वी आर। ए और बी जो है यहाँ पे ये वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट है। पीसी वीसी टीसी क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर को शो करते हैं। आरटीसी अपॉन पीसी वीसी की भी वैल्यू कई बार पूछता है, तो यहाँ पे याद रखें इसकी जो वैल्यू होती है वो 8/3 होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फॉर्मूले जरूर इनके याद करें, वान डेर वाल्स इक्वेशंस को याद करके जाएं कि पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और वी माइनस वी की जो वैल्यू होती है वो हमारी आर2 होती है। ये वान डेर वाल्स इक्वेशन है। साथ साथ ये भी याद रखें कि अगर हमारा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो उस समय पे ज़्यादा वॉल्यूम अगर है तो गैस के मॉलिक्यूल रेयरफाइड सिचुएशन में होंगे और ये फिर आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ को ऑब्जर्व करती है। साथ साथ ये भी याद रखें कि बॉयल-चार्ल्स लॉ जो पालन होते हैं वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे होते हैं, और जो हमारी आइडियल गैस है वो डिपार्चर करती है आइडियल गैस इक्वेशंस, वो ज़्यादा डिपार्चर जो रियल इक्वेशंस है आइडियल गैस इक्वेशंस का डिपार्चर आइडियल बिहेवियर से जब ज़्यादा होता है किसी गैस का, जब हमारा वहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू कम हो और प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो, जब मॉलिक्यूल पास आए तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। तो पीसी वीसी टीसी इनकी वैल्यूज को याद रखें, और साथ साथ ए और डी की वैल्यू आप
जो पीसीबीसी ईसी के टर्म्स में उनको ऑलवेज याद रखें। ये भी याद रखें कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर dt अपॉन dv 0 हो जाता है और d2p अपॉन dv स्क्वायर हो जाता है। ये भी याद रखें कि जो जूल थॉम्सन इफेक्ट होता है वो जूल थॉम्सन इफेक्ट इसलिए होता है कि जो हमारे जब हम प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, और जब उन गैसों के मॉलिक्यूल को हम फैलने के लिए देते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण गैस को जो है वर्क करना पड़ता है, जिससे गैस का जो वर्क है, गैस जब अपने पास से वर्क करती है तो दो तरीका के वर्क होते हैं, एक एक्सटर्नल वर्क और एक इंटरनल वर्क। तो एक्सटर्नल और इंटरनल वर्क का वो देखा जाता है सम का टोटल क्या है। अगर वर्क जो है गैस ज़्यादा करती है तो फिर उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और अगर गैस पे वर्क होता है तो टेम्परेचर जो है वो अगर गैस के द्वारा वर्क किया जाता है तो टेम्परेचर कम होता है, और गैस पे किया जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को ऑलवेज याद रखें, कंसेप्चुअल बहुत साउंड रहें, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो सदा कंपटीशंस में जो मैं देख रहा हूँ वो ऑलवेज ऐसे इस तरीका के क्वेश्चंस आते हैं कि जहाँ से क्वेश्चंस कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखें, एक क्वेश्चन जेपीटी से पूछा गया है। जेपीटी में मैं केवल फॉर्मूला बताऊंगा, केवल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होता है वो RT इंटू GM होता है, जहाँ पे ये ड्रेन रेजिस्टेंस और रिफ्लेक्स कंडक्टेंस होता है, तो RT और GM को दोनों को मल्टीप्लाई करके एम्प्लीफिकेशन फैक्टर पूछा था। तो ये याद रखें, और RT की जो वैल्यू दे रखी थी वो दे रखी थी 1.5 गुणा 10 की पावर 3, और GM जो दे रखा था वो 4 गुणा 10 की पावर -3 दे रखा था। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 इसका आंसर हमें मार्क करके आना था। ये भी याद रखें कि डी ब्रॉगली का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा रहता है √50/V एंगस्ट्रॉम। तो ये सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो ये वैल्यू जो आती है वो आती है 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। तो ये भी याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। लैग्रेंज फैक्टर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उससे मुझे उम्मीद है कि आपने उसको अच्छे से समझा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैं लगातार बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद है इससे आपको फायदा मिलेगा। ये याद रखें कि CV की वैल्यू 3R होती है हाई टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड के लिए। ये जो वो है वो कहलाता है जूलिंग पर्टिकुलर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में कि डिवाइड थ्योरी के हिसाब से एटॉमिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होती है, CV बराबर 3R होती है। ये भी याद रखें कि जो लो टेम्परेचर के ऊपर जो रिजल्ट है वो डिवाइड थ्योरी के हिसाब से CV वैल्यू करता है, और वो हमारा करता है CV प्रोपोर्शनल टू TQ। ये याद रखें। और ये लेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक CV पूछता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसका फॉर्मूला होता है π² / 2 kT/EF/R। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट का। तो याद रखें कि CV जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट है इट इज द फंक्शन ऑफ T/EF। तो कहता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रेगुलर कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करती है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इट इज प्रोपोर्शनल टू T², इट इज प्रोपोर्शनल टू TQ, इस तरीका से पूछता है। और अगर एनर्जी पूछता है तो याद रखेंगे du/dt करेंगे, तो एनर्जी यहाँ पर जो निर्भर करेगी वो करेगी T²/EF। तो कई बार क्या होता है, पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट जो होती है वो पूछता है तो टेम्परेचर और EF पे फर्मी एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसी केस में इलेक्ट्रॉन के कारण एनर्जी पूछता है टेम्परेचर पे तो T² के प्रोपोर्शनल अपॉन EF के प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों चीजें प्रोपोर्शनल पे कर लें। ये फॉर्मूला सिंपली याद रखें। ये याद रखें कि लो टेम्परेचर के ऊपर ये एनर्जी T⁴ पे और CV T³ पे होता है, और ये फार्मूला जो है बड़ा फेमस फार्मूला है डिवाइड T³ लॉ। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाई है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से आपके कंसेप्टों को इनरिच करेगी और आपको डायरेक्शन देगी किस किस तरीका से चीज़ों को आप करते चलें। तो आप क्या करें कि जहाँ चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके आसपास की चीज़ें दाएं बाएं का सब देखते चलें, जो कंसेप्ट हैं उन्हें सीखते रहें, तो ये आपको निश्चित तौर से कंपटीशंस में सफलता दिलाएंगे। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।